प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सके। और हम पढ़ रहे थे प्रिय विद्यार्थी विज्ञान कक्षा 8 की विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो दूसरा अध्याय था सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, ठीक है ना। इसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी और पिछली कक्षा में हमने लगभग खाद्य पदार्थों का परिरक्षण पढ़ लिया था, ठीक है। और फिर आज जो हमारा है प्रिय विद्यार्थियों आज की क्लास में वो है कक्षा 8वीं के दूसरे चैप्टर का शब्द है पाश्चुरीकरण। क्या है? पाश्चुरीकरण। ठीक है। अब ध्यान देना यह है कि जो पाश्चुरीकरण शब्द है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, पाश्चुरीकरण भी लिखा होता है, पाश्चुरीकरण भी एक ही बात है, ठीक है। तो ये पाश्चुरीकरण जो शब्द है प्रिय विद्यार्थियों, ये शब्द आपने देखा होगा, कभी आपने दूध पिया है, थैली वाला दूध पिया है तो थैली वाले दूध के ऊपर लिखा होता है पाश्चुरीकृत दूध। पाश्चुरीकृत दूध का मतलब क्या हुआ? कभी आपके दिमाग में ऐसा सवाल आया, कभी ख्वाब आया, कभी क्वेश्चन खड़ा हुआ? क्योंकि विज्ञान जो पढ़ रहे हैं तो विज्ञान के अंदर क्यों, कब और कैसे, ठीक है, हुआ तो क्यों हुआ, हुआ तो कैसे हुआ और कब हुआ, ठीक है, और क्या हुआ। तो ये सारी चीजें विज्ञान के अंदर जायज है। तो विज्ञान पढ़ते समय आपके दिमाग में भी क्वेश्चन उठने चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विज्ञान सारी क्वेश्चन बेस है, ठीक है, प्रश्नों पर आधारित है। जितने ज्यादा दिमाग में क्वेश्चन खड़े होंगे उतना ही ज्यादा विज्ञान आसान रहेगा, ठीक है। तो पाश्चुरीकृत शब्द है प्रिय विद्यार्थियों, ये पाश्चुरीकृत शब्द की बात करें यहां हम तो इसकी खोज जनरली प्रिय विद्यार्थियों लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक, ठीक है, लुईस पाश्चर एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने प्रिय विद्यार्थियों इस शब्द की सबसे पहले खोज की थी, किसकी? पाश्चुरीकरण की। इसलिए इस लुईस पाश्चर के नाम से इस शब्द का या इस प्रक्रिया को हमने पाश्चुरीकरण नाम दिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं या परीक्षा में आ जाए 1 नंबर का क्वेश्चन की पाश्चुरीकरण जो शब्द है ये किसने दिया था सर्वप्रथम? तो किसने दिया था? लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसी लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इस प्रक्रिया का नाम पाश्चुरीकरण पड़ा। और पाश्चुरीकरण है क्या, आइए हम देखते हैं। जनरली आपने देखा होगा प्रिय विद्यार्थियों दूध, क्या देखा होगा? दूध। अब दूध को जनरली हम किसान फैमिली से हैं तो किसानों के घरों में दूध, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ होती है। तो ऐसी स्थिति में जैसे हम दूध, आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में दूध ज्यादा समय तक खराब होने से बचा रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम में 2 घंटे दूध को, कच्चे दूध को आप रखोगे तो सारा दूध है वो खराब हो जाएगा। क्यों? इसलिए हम या तो दूध को गर्म करके रखते हैं आग पर, या क्या करते हैं, या फ्रिज में ठंडा करके फ्रीजिंग करके रखते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्यों? क्योंकि हमने कहा कि सूक्ष्म जीव है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो लाभदायक होते हैं यानी फायदेमंद होते हैं मनुष्य के लिए या जीवों के लिए। कुछ ऐसे बैक्टीरिया या जीवाणु या सूक्ष्म जीव होते हैं जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, वो हर जगह नुकसान पहुंचाते रहते हैं, ठीक है। तो ज्यादा समय तक गर्मी में रहने की वजह से क्या है कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने की वजह से क्रिया करता है, कौन सी? किण्वन क्रिया। और किण्वन क्रिया के माध्यम से प्रिय विद्यार्थियों, किण्वन क्रिया के माध्यम से, किण्वन क्रिया के माध्यम से क्या करता है? दूध है वो फट जाता है। फटने की वजह से दूध और पानी है अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, किसकी वजह से? किण्वन की वजह से, किण्वन क्रिया की वजह से दूध है वो फटता है या दूध खराब हो जाता है। अब क्या करना चाहिए? लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने देखा कि दूध जो डेली रूटीन में यूज होने वाला एक प्रोडक्ट है, लेकिन ये ज्यादा समय तक इसको कैसे खराब होने से बचाए ताकि आम लोगों की पूर्ति हो जाए। तो इन्होंने एक तरीका ढूंढा। इन्होंने क्या किया? दूध लिया। क्या लिया? दूध लिया, ठीक है। ये दूध लिया एक बीकर में किसी में, और बीकर में दूध लेने के बाद प्रिय विद्यार्थियों क्या किया इसने? इन्होंने 70 डिग्री टेम्परेचर पर, कितना? 70 डिग्री टेम्परेचर तापमान, 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर
15 से 20 मिनट तक, कितना 15 से 20 या 20 से 30 मिनट तक प्रिय विद्यार्थी, दोनों अवधि दे रखी होगी, कहीं कहीं ये दे रखी होगी, जनरली 15 से 20 मिनट तक। ठीक है, 70 डिग्री टेम्परेचर पर दूध को 15 से 20 मिनट तक गैस पर गर्म किया या चूल्हे पर गर्म किया, और गर्म करने के बाद में क्या किया, ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद में पैक करके वापस फ्रिज में रख दिया। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जितने भी हानिकारक जीवाणु थे दूध में, कितने हानिकारक जीवाणु थे, वो जीवाणु क्या किए, ये गर्मी या उष्मा पा करके क्या हो गए, नष्ट हो गई। कौन से जीवाणु, जो दूध को खराब करने में मदद करते थे या खराब करते थे, ये सारे जीवाणु नष्ट हो गए गर्म करने की वजह से। 70 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, आप देख रहे हो अभी गर्मी के मौसम में यहाँ 50 से कम है, फिर भी हम हालत हमारी खराब है आमजन की, है ना, जीवों की। तो 70 डिग्री टेम्परेचर पर जब 15 से 20 मिनट तक गर्म करते दूध को, तो निश्चित रूप से दूध के अंदर हानिकारक बैक्टीरियल है, वो इस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते, वो खत्म हो जाते हैं, और उसकी वजह से उसके बाद में इसको ठंडा करके किसी बर्तन में पैक करके रखते हो, तो इसे हम कहते हैं पाश्चुरीकरण। ठीक है, तो सामान्यतः लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने सामान्य दूध लिया और 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 15 से 20 मिनट तक दूध को गर्म किया, और गर्म करने के बाद में एकाएक एकदम ठंडा करने के लिए उसको फ्रिज में रख दिया। और इस प्रक्रिया, ये जो पूरी प्रक्रिया थी, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण। आपकी किताब में ऐसा भी दे रखा होगा, पाश्चुरीकरण। ठीक है, पाश्चुरीकरण और पाश्चुरीकरण एक ही बात है। ठीक है, जनरली ऊपर वाला जो शब्द है ये ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, हाँ, तो ये जो पाश्चुरीकरण की घटना हम कैसे कहेंगे, परीक्षा में आपके आ जाए 1 नंबर का क्वेश्चन या 1.5 नंबर का क्वेश्चन, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे सामान्य दूध को 70 डिग्री टेम्परेचर या 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 से 20 मिनट तक गर्म करने के पश्चात उसको एकाएक ठंडा किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, पाश्चुरीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे, पाश्चुरीकरण। और इसकी खोज किसने की थी, लुईस पाश्चर नामक यूनानी कोई वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की थी। आइए हम लिखते हैं इसकी परिभाषा में। परिभाषा क्या है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, लिखिए, सामान्य दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 से 20 मिनट तक गर्म करके एकाएक ठंडा किया जाता है, तो उसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। ठीक है, और इसकी खोज या इसका सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग है वो लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने, लुईस पाश्चर नामक एक यूनान के वैज्ञानिक थे, और जिन्होंने पाश्चुरीकरण शब्द की सर्वप्रथम क्या की थी, खोज की थी, या सबसे पहले शब्दावली दी थी। ठीक है, लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं है, आपकी किताब में ये पाश्चुरीकरण के ठीक बाद में अगला कौन सा टॉपिक है, ठीक है, हाँ, तो उसे या उस प्रक्रिया को ठंडा किया जाता है तो उसे पाश्चुरीकरण कहते हैं, या इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब है अगला शब्द है प्रिय विद्यार्थियों पाश्चुरीकरण के बाद में, वो है भंडारण। क्या है, भंडारण व पैकिंग। आप देख रहे हो आज का जो जमाना ये भौतिकवाद का जमाना है, और इसमें ज्यादा हर एक चीज मार्केट की तरफ हर एक व्यक्ति है वो आकर्षित होता है। क्यों, क्योंकि मार्केट में जो भौतिक सत्यापन है, कंपनियों ने विभिन्न कंपनियों ने विभिन्न प्रोडक्ट के माध्यम से कस्टमर को या ग्राहक को हर समय लुभाने का प्रयास किया। आपने देखा होगा अभी खाने के फास्ट फूड के मटेरियल में आप जाओगे तो नमकीन है, भजिया है, और उसके अलावा चिप्स है, कुरकुरे हैं, बहुत सारी चीजें फास्ट फूड के रूप में, पैकेजिंग के रूप में आ गई मार्केट में। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कई बार मार्केट में वो 5-5, 6-6 महीने कैसे खाद्य पदार्थ है सुरक्षित रहते हैं। कभी सोचा आपने
क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कुरकुरा है, वो कुरकुरे में कुरकुरे जैसे 25 ग्राम या 20 ग्राम होते 10 रुपए के पैकेट में, लेकिन वो कुरकुरे का आकार देखोगे आप तो इस प्रकार फूला रहता है ना। फूला हुआ क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारी गैसें भर जाती, ठीक है। तो उसमें जो कुरकुरों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें एक गैस भर जाती है जिसका नाम है नाइट्रोजन। आपके परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है भंडारण और ये पैकिंग वाला जो आपका टॉपिक है, इसकी वजह से पूछ सकता है कि पैकेजिंग फूड है जितने भी, उनमें से कौन सी गैस है भर जाती है जिसके कारण वो ज्यादा समय तक खराब होने से बचे रहते हैं। तो आप लिखोगे N2, लिखोगे नाइट्रोजन। क्या लिखोगे? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है प्रिय विद्यार्थी, आप क्वेश्चन आना चाहिए नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। बहुत सारी गैसें हैं, उसमें से नाइट्रोजन को क्यों चुना? तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन जो गैस है प्रिय विद्यार्थियों, वो कम क्रियाशील गैस है। क्या है? अक्रिय तो गैस नहीं कह सकते, लेकिन कम क्रियाशील गैस है। इसकी वजह से एनवायरमेंट की नमी को आसानी से सोख लेती है और ज्यादातर वातावरण के साथ या अन्य गैसों के साथ कम क्रिया करती है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको फूड पैकेजिंग वाले पैकेट में भरते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो भोज्य पदार्थ है वो ज्यादा समय तक खराब होने से बचा रहता है। कारण क्या है? कम क्रियाशील गैस है। क्या है? कम क्रियाशील गैस है, ठीक है। ठीक है, इसमें बहुत सारी सब्जियां भी आपने देखा होगा पैकेटों में पैक होती है। उसके अलावा चेरी वगैरह ऐसी चीजें, सब्जियों के जो प्रोडक्शन है वो भी होता है। और उसके अलावा कई सारे दूध वगैरह है, इसमें भी नाइट्रोजन गैस है वो भरी जाती है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा समय तक पास्चुरीकरण के साथ साथ में ये गैस भी भरी जाती है, क्योंकि ये ज्यादा समय तक उस प्रोडक्ट को खराब होने से बचाता है, इसको खाद्य पदार्थ को। क्यों? कारण ये है कि ये गैस है जो नाइट्रोजन, ये बहुत कम क्रियाशील गैस होती है, यानी अमूमन ये जनरली किसी भी पदार्थ के साथ मिलकर के आसानी से क्रिया करने वाली गैस नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, ये उसकी नमी को सोखती रहती है और वो ज्यादा समय तक प्रोडक्ट आपका खराब होने से बचा रहता है। ठीक है, तो ये हो गया भंडारण। इसमें लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, कुछ पैकेजिंग खाद्य पदार्थों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए पैकेट में N2 यानी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थ जल्दी खराब होने से बचा रहता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को बचा रहता है, इस प्रक्रिया को भंडारण व पैकिंग कहते हैं। ठीक है, तो भंडारण और पैकिंग क्या है विद्यार्थी, ये हमने जनरली समझ लिया था। उसके बाद में हमने डेफिनेशन लिख दी और इसमें से कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, नाइट्रोजन गैस। कौन सी? नाइट्रोजन गैस है वो भरी जाती है, यानी ज्यादातर पैकेजिंग में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रोजन गैस का उपयोग। कारण हमने पहले बता दिया, क्या है, ये कम क्रियाशील होती है, इसकी वजह से ये खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक खराब होने से बचाती है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम आगे बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, आपकी बुक्स में अगला शब्द क्या है?
और ये भोज्य पदार्थ को हवा तथा नमी से बचाती हैं। तेल जल्दी खराब नहीं होता। तेल में आप देखोगे तेल के जितने पैकेट आते हैं वो उसमें भी ये गैस भरी जाती है। उसके अलावा कुरकुरे वगैरह उसमें भी मिल जाती है। उसमें दो कारण हैं, एक तो खराब होने से बचाती है, दूसरे हवा भरने की वजह से कुरकुरे है वो टूटने फटने से बच जाते हैं। ठीक है, और अधिक समय तक इसको ताजा रखा जा सकता है क्योंकि ये नाइट्रोजन गैस कम क्रियाशील होती है और नाइट्रोजन गैस भोजन के साथ आसानी से क्रिया नहीं करती। या जो खाद्य पदार्थ है उसके साथ नाइट्रोजन गैस है वो आसानी से क्रिया नहीं करती है। कम क्रियाशील होने की वजह से इसकी वजह से इसका फूड पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है बड़े पैमाने पर। ठीक है, अब अगला शब्द है प्रिय विद्यार्थी वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या है, यहां तक हो गया? चलते हैं आगे। अगला शब्द हमारा क्या है? अगला शब्द है हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब हमारे दिमाग में एक ख्वाब आना चाहिए, एक सवाल आना चाहिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। इससे पहले भी हमने नाइट्रोजन पढ़ा होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ा होगा। कोई भी विद्यार्थी जानता हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करें तो जनरली आप देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वातावरण में 78% गैस है वो नाइट्रोजन होती है। कितनी? 78%, यानी 100 का 78% नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, एनवायरमेंट में कितनी होती है? 78%। किसका? 100 का, यानी 100 में से 78 कण है वो नाइट्रोजन के होते हैं, यदि 100 कण है किसी गैस के। ठीक है, हाँ। अब ध्यान दीजिए, 78% नाइट्रोजन है, इसका मतलब नाइट्रोजन है बड़े पैमाने पर पाई जाती है। फिर नाइट्रोजन बड़े पैमाने पर पाई जाती है तो इसका उपयोग क्या है? तो नाइट्रोजन के अलग अलग उपयोग है। मैंने अभी कहा कि फूड पैकेजिंग में, उसके अलावा जीवों के जो जेनेटिक्स आपने पढ़ा होगा, गुणसूत्र, डीएनए वगैरह, तो डीएनए जितने भी है उसमें भी नाइट्रोजन मूलतः मौलिक पदार्थ माना गया है। ठीक है, जो नाइट्रोजन क्षारक है वो सारे सारे इस नाइट्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, वो आगे जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे, इस आपकी इस कक्षा में हुआ तो भी, या बड़ी बड़ी क्लास में आगे जाओगे तो जेनेटिक्स जहां भी साइंस पढ़ोगे, जेनेटिक्स या आनुवांशिकी के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आपको इससे रिलेटेड पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और जनरली हम बात करें तो नाइट्रोजन है विद्यार्थियों ये गैसीय अवस्था में रहती है। अब पादप है, चाहे पौधे हो या जंतु हो, इस गैसीय अवस्था में उपस्थित नाइट्रोजन को सीधा का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो कुछ प्रकृति में ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो इस नाइट्रोजन को क्या करते हैं? यौगिकों में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? यौगिकों में। कौन से यौगिकों? जैसे नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस प्रकार के जो यौगिक है उन यौगिकों को में धीरे धीरे परिवर्तित करते हैं और ये यौगिक है इनका उपयोग है वो पौधे आसानी से कर लेते हैं। पौधे कभी भी नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते, नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन यौगिक कैसे होंगे? नाइट्रोजन यौगिक हम जब नाइट्रोजन चक्र की चर्चा करेंगे तो उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। सामान्य वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस है उसको यौगिकों में बदला जाता है तथा पेड़ पौधे इसका उपयोग करके आसानी से काम में ले सके। ठीक है ना, जैसे अमोनिया है, नाइट्रेट है, उसके अलावा यूरिया वगैरह है, आपने देखा होगा वो सारे सारे नाइट्रोजन के क्या है? यौगिक है। ठीक है, अमोनिया भी है नाइट्रोजन से मिलकर के बनी है, जैसे NH3। ठीक है, और NH2CO NH2। ठीक है, ये यूरिया भी एक नाइट्रोजन कंपाउंड है। ठीक है, तो नाइट्रोजन है ये विभिन्न प्रकार के यौगिकों में तब्दील कर दिए जाते हैं। ये यौगिकों के माध्यम से जो पौधे हैं इसका उपयोग करके पादप के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैंने पिछली जो विज्ञान की कक्षा ली थी उसमें बताया था, मैंने कहा पादप है जो इसमें 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से 2 प्रकार के विद्यार्थियों? पहला है जाइलम। क्या है? जाइलम। जाइलम हमेशा जल का परिवहन करता है। किसका? जल का परिवहन करता है। ठीक है, दूसरा होता है फ्लोएम, और फ्लोएम हमेशा क्या करता है? खनिज लवणों को पादप के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम करता है। किसको? खनिज लवणों को। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है? खनिज लवण है, तो इसको फ्लोएम के माध्यम से पौधे के प्रत्येक भाग के तक पहुंचा दिया जाता है। कौन काम करती है? ये सारी काम करती है भूमि में उपस्थित जो जड़ तंत्र होता है उसके माध्यम से होता है। पादप के मैंने कहा 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक तो वह पार्ट जो जमीन के नीचे है, जमीन के अंदर है, और दूसरा वह पार्ट जो जमीन से क्या है? जमीन से ऊपर है। ठीक है, तो ऊपर वाले भाग को कहते हैं प्रिय विद्यार्थी, वो कहते हैं पर्णतंत्र, और नीचे वाले भाग को कहते हैं जड़ या मूल तंत्र।
क्या कहते हैं, जड़ या मूल तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो पादप है उसके दो पार्ट होते हैं। भूमि के ऊपर वाला वायवीय भाग उसको पर्वत तंत्र कहते हैं, और जमीन का वाला भाग है उसको हम जड़ तंत्र कहते हैं। ये जड़ तंत्र है, ये मूल आधार मानी जाती है, क्योंकि ये सारा सारा जो भोजन है वो इन जड़ों के माध्यम से अवशोषित कर दिया जाता है। हालांकि यहाँ पत्तियां हैं वो भोजन बनाने में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अहम भूमिका निभाती है, मगर जमीन में उपस्थित जितने खनिज लवण है उन खनिज लवणों का परिवहन जड़ के माध्यम से होता है। पौधे की जड़ को काट दोगे तो पौधा स्वतः ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो कनेक्टिविटी टूट जाएगी और जाइलम काम नहीं करेंगे, और कनेक्टिविटी टूटने की वजह से पानी का परिवहन नहीं होगा, खनिज लवणों का परिवहन नहीं होगा, और अंत पौधा सूख करके मृत्यु हो जाती है पौधे की। ठीक है, तो ये था, हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन, या हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस को ऐसे यौगिकों में कन्वर्ट किया जाता है, ऐसे यौगिकों में बदल दिया जाता है, जैसे अमोनिया है, नाइट्रेट है, इस प्रकार के, ताकि पौधे है वो आसानी से इसका उपयोग कर सके। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में थोड़ा लिखना चाहो तो लिख लीजिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करें तो वह प्रक्रिया है, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन यानी N2 गैस को, नाइट्रोजन गैस को उसके यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसका उपयोग पेड़ पौधे आसानी से कर सकें। ठीक है, क्या प्रिय विद्यार्थियों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है तो प्रतिशत उस नाइट्रोजन को सीधे पादप के रूप में नहीं कर सकते, इसलिए उस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। और ये करने का काम करते कौन है, ये जीवाणु करते हैं। ठीक है, तो ये जीवाणु है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं, और बदलने के फलस्वरूप पौधे इसको आसानी से ग्रहण करते हैं, और फिर ये सारा पौधों को फिर जीव खाते हैं, और जीवों को फिर जीव एक अवस्था के बाद में मर जाते हैं, एक समय के बाद में फिर वो वापस जमीन में जाते हैं, अपघटक है वो पुनः उसका अपघटन करते हैं, और फिर वापिस वो अपघटन करने के बाद में पादप जड़ों के माध्यम से अवशोषित करते हैं और पादपों में जाती है। पादपों को पुनः जब जीव खाते हैं तो वो सारी इस प्रकार ये नाइट्रोजन सर्किल है, ये चलता रहता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब है वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस को उसकी यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसका उपयोग पेड़ पौधे आसानी से कर सकें। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन यौगिक। उदाहरण के तौर पर जैसे हम बात करें, जैसे NH, जैसे बात करें NO2 NO3 माइनस नाइट्रेट, ठीक है, अमोनिया NH3, ठीक है, अमोनिया है और नाइट्रेट ऑक्साइड है। इस प्रकार की जो चीजें हैं, यानी इस प्रकार के यौगिकों में ये क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। इसके द्वारा जीवाणुओं के द्वारा, सूक्ष्म जीव हमने पढ़े थे, उसमें बैक्टीरिया पढ़ा था, तो ये जीवाणुओं के द्वारा सारा काम
कर दिया जाता है। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र की। ये हो गया तो हम इसको मिटा देते हैं। आगे हम बात करते हैं आज इस टॉपिक यानी इस पाठ का या इस अध्याय का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है नाइट्रोजन चक्र। क्या है? वह है नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, N2 नाइट्रोजन चक्र। अब जनरली नाइट्रोजन चक्र की बात करेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले भी चर्चा की कि वायुमंडल में कुल गैस की 78% है वो केवल और केवल नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, यानी बड़े पैमाने पर नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इस नाइट्रोजन का पादपों में भी उपयोग है, इस जीव जंतुओं में भी इसका बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग है, और इसका खाद उर्वरक बनाने में भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा यूरिया है, यूरिया बनाने के लिए भी नाइट्रोजन इसका क्या है? बेस है। नाइट्रोजन के बिना यूरिया नहीं बन सकती। ठीक है, उसके अलावा कई सारी और भी पद्धतियां हैं जिसके माध्यम से इस नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। और उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि आखिर में वनस्पतियों के लिए उपयोगी होती है, और वनस्पतियों को जब जीव जंतु खाते हैं तो सारा वह नाइट्रोजन है वो जीवों में जाती है, और पुनः जीव जब मृत होते हैं तो जमीन में गाड़ दी जाते हैं या जला दी जाते हैं, तो फिर नाइट्रोजन है वो धीरे धीरे पुनः जमीन में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम नाइट्रोजन की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो वायुमंडल में टोटल 78% नाइट्रोजन होती है, और 78% नाइट्रोजन होती है जिसका सीधा नाइट्रोजन का उपयोग हम नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं? तो हम इस नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है, ये क्या करते हैं? ये मिट्टी में जो जीवाणु पाए जाते हैं जिसका नाम है नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु, जैसे नोस्टोक है, एनाबिना है, इस प्रकार के जीवाणु, कई सारे जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? उस जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके नाइट्रोजन यौगिक का निर्माण करते हैं। ये यौगिक क्या करते हैं? ये यौगिक धीरे धीरे जमीन में पौधे इस जड़ों के माध्यम से पुनः प्रत्येक भाग तक पहुंच जाते हैं, और पौधे को यदि जीव जंतु खाते हैं तो ये नाइट्रोजन यहाँ से होकर के, जैसे ये वायुमंडल की नाइट्रोजन थी, इस वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या किया? जीवाणुओं ने, छोटे छोटे जीवाणु थे, और जीवाणु क्या किया? यौगिकों में बदल दिया। ठीक है, और यौगिकों में बदलने के बाद में क्या करेंगे? पेड़ पौधे इसका उपयोग करेंगे। क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? पेड़ पौधे इसका उपयोग करेंगे। जैसे ही पेड़ पौधे उपयोग करेंगे तो पेड़ पौधों को कौन खाएगा? जीव जंतु। कौन खाएगा? जीव जंतु। तो इस प्रकार जीव जंतु है वो धीरे धीरे खाने के बाद में कुछ अंश इसका नाइट्रोजन का एनवायरमेंट जाता है, और पुनः जीव जंतु यदि मृत हो जाते हैं तो मृत होने की स्थिति में ये जमीन पर आते हैं, जमीन पर इसका अपघटन होते हैं, वो अपघटन करते हैं। अपघटन करने के बाद में ये पुनः नाइट्रोजन है वो जमीन में चली जाती है, फिर जमीन में पेड़ पौधे इसका अवशोषण करते हैं, और इस प्रकार नाइट्रोजन है वो चक्र के रूप में चलती जाती है। इसको न तो समाप्त किया जाता, न ही बनाया जा सकता है। ये केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती बदलती चलती रहती है। ये चक्र कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, इसलिए इसको नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। ठीक है, इसको हम व्यवस्थित डायग्राम के माध्यम से शो करें तो हम यहां ऐसे इसका चक्र बना सकते हैं, जैसे ये है वायुमंडलीय नाइट्रोजन। ये क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। अब ध्यान दीजिए, ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है प्रिय विद्यार्थियों, इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में बिजलियां चमकती। बिजलियां क्या होती है? बिजलियां बादलों के टकराने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। क्यों? बादलों के जैसे बादल टकराते हैं तो एक उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं आवेश, और ये आवेश ही क्या होता है? दो प्रकार की चीजें उत्पन्न करता है, एक होती है ध्वनि और दूसरा होता है प्रकाश। आपने देखा होगा बिजली जब चमकती है तो प्रकाश हमें पहले दिखाई देता है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। इसलिए हमारे यहाँ ग्रामीण अंचल में देखा गया है कि लोगों की धारणा बन चुकी है कि बिजली ऊपर चलती है तब वापस आवाज करती है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रकाश का वेग है प्रिय विद्यार्थियों, क्या है? प्रकाश का वेग है, वो प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक है। क्या है? प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक है। ये दोनों घटना है, जैसे प्रकाश, बिजली का चमकना और गर्जना दोनों एक ही समय में घटनाएं होती है, लेकिन प्रकाश का वेग है वो बिजली ध्वनि के वेग से अधिक होने की वजह से ये पहले दिखाई देता है
ये क्या करता है, पहले दिखाई देता है, ठीक है, और ये बाद में सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का वेग है वह ध्वनि के वेग से अधिक है, इसलिए प्रकाश पहले दिखाई देगा और ध्वनि बाद में सुनाई देगी। हमारे लोगों की धारणा बन चुकी है कि बिजली ऊपर जब चढ़ती है तब वापस गर्जना या आवाज देती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये क्या है, भ्रम है। तो आप पढ़े लिखे लोगों को इस भ्रम जाल से बाहर निकलना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे प्रिय विद्यार्थियों, जब वायुमंडलीय नाइट्रोजन होगी, वर्षा ऋतु होगी, वर्षा ऋतु में बिजलियां चमकती है, बादलों के टकराने से आवेश उत्पन्न होता है, उसे हम बिजली कहते हैं या तड़ित कहते हैं। तो ये क्या करती है, तड़ित द्वारा जैसे बिजली चमकेगी, बिजली चमकने के फलस्वरूप एनवायरमेंट में ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होती है। ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में क्रिया करके क्या करती है प्रिय विद्यार्थियों, ये नाइट्रोजन जो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों आपस में क्रिया करके नाइट्रोजन यौगिकों का निर्माण करती है। क्या करती है, नाइट्रोजन यौगिकों का निर्माण करती है, ठीक है। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कर रही है। क्या कर रही है, नाइट्रोजन स्थिरी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य, ठीक है, किसके द्वारा, तड़ित द्वारा। तड़ित का मतलब होता है बिजली का चमकना, ठीक है। हाँ, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य किया जाता है। कब, जब वर्षा ऋतु में बिजलियां चमकती है तब, ठीक है। तो यानी वायुमंडल की जो नाइट्रोजन थी, उस नाइट्रोजन का बिजली के चमकने से क्या कर गया, स्थिरीकरण हो गया। स्थिरीकरण होने की वजह से ये नाइट्रोजन यौगिकों में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, ठीक है। नाइट्रोजन यौगिकों कन्वर्ट होगी। उसके बाद में आप देखोगे वायुमंडल में कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसको नील हरित शैवाल भी कहते हैं, जीवाणु भी कहते हैं, कवक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणु और नीले हरे शैवाल है इसका भी उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु व नील हरित जीवाणु व नील हरित शैवाल है प्रिय विद्यार्थियों। जीवाणु व नील हरित शैवाल क्या करते हैं, यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, यानी इसको कन्वर्ट करते हैं, किसमें, यौगिकों में, यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। यानी कुछ वायुमंडलीय नाइट्रोजन का ये जो नील हरित शैवाल है और जीवाणु है, ये क्या करते हैं, इसको यौगिकों में कन्वर्ट करते हैं। और यौगिकों में कन्वर्ट करने के बाद में प्रिय विद्यार्थी क्या होता है, हाँ, यौगिकों में परिवर्तित करते हैं या स्थिरीकरण करते हैं। और ये यौगिकों में परिवर्तित करने के बाद में कुछ बची नाइट्रोजन को प्रिय विद्यार्थियों, कुछ बची नाइट्रोजन को और भी जीवाणु होते हैं, ठीक है। ये तो नील हरित शैवाल थे, जैसे नील हरित शैवाल और जीवाणु थे, वो नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं और उसका पुनः पौधों के लिए क्या बनाते हैं, उपयोगी बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये वापिस यौगिक कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी में, ठीक है। तो मिट्टी में क्या होता है, पादप, तो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक, मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन यौगिक होता है, मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन यौगिक होता है प्रिय विद्यार्थियों, इस नाइट्रोजन यौगिक का क्या करते हैं पौधे, इस नाइट्रोजन यौगिक का पौधे क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, अवशोषण करते हैं। कौन, पेड़ पौधे, ठीक है। तो पेड़ पौधों द्वारा अवशोषण किसका, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों का। तो पेड़ पौधे इसका पुनः अवशोषण कर देते हैं। और अवशोषण करने के बाद में कुछ जंतु जैसे भेड़ बकरी है, ठीक है, इन पौधों को क्या करते हैं, पौधों का या पौधों को खाना, ठीक है। यानी कुछ भेड़ बकरियां या जीव जंतु ऐसे होते हैं जो इन पौधों को क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो ये जो पेड़ पौधों में गई थी ये नाइट्रोजन, ये सीधी सीधी पौधों में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, पौधों में, ठीक है। यानी जंतुओं द्वारा
पौधों को खाना। ठीक है, जंतु द्वारा जब पौधों को खाया जाता है तो कुछ एक हिस्सा है नाइट्रोजन का इसमें जंतुओं में चला जाता है। ठीक है, और ये फिर जंतु है प्रिय विद्यार्थियों, ये अपना उत्सर्जन करते हैं यानी मल मूत्र त्यागते हैं। तो ये जो जंतुओं द्वारा अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ है मल मूत्र का उत्सर्जन। ठीक है, ये अपशिष्ट पदार्थ का जो उत्सर्जन है प्रिय विद्यार्थियों, ये काम करते हैं पुनः जमीन पर। जैसे जमीन पर करेंगे तो ये पुनः जमीन में चली जाएगी, और ये जमीन में चली जाने के बाद में ये क्या करेंगे, पौधे पुनः इसका क्या करेंगे, अवशोषण कर लेंगे। ठीक है, या ये हम कहें जमीन में जाने के बाद में जमीन में जाने के बाद में जो नाइट्रोजन यौगिक थे जीवाणु थे, ये जीवाणु पुनः इसका क्या करेंगे, जीवाणु पुनः इसका उपयोग करेंगे, जीवाणु द्वारा उपयोग। ठीक है, यानी ये जो जमीन में जाता है मल मूत्र अपशिष्ट के रूप में, इस अपशिष्ट का पुनः जीवाणु अपघटन करते हैं। अपघटन करने के बाद पुनः पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं। पौधे मिट्टी में से इसका अवशोषण करते हैं, और इस प्रकार का ये जो चक्र है प्रिय विद्यार्थियों, ये चलता रहता है। ठीक है, और फिर जो ये जीवाणु है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का प्रिय विद्यार्थियों जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का पुनः नाइट्रोजन में बदलना। ठीक है, बदलना। एक शब्द है प्रिय विद्यार्थियों, वो विनाइट्रीकरण। क्या है, विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण का मतलब होता है कुछ ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु एनवायरमेंट में पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को या नाइट्रोजन यौगिक है उनको पुनः नाइट्रोजन में बदलने का काम करते हैं, यानी रिवर्स गियर में चलते हैं। तो इसको हम कहते हैं, इस परिघटना को विनाइट्रीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिकों को पुनः नाइट्रोजन गैस में बदलते हैं। इस प्रकार ये चक्र है वो एक से एक बनकर के एक से करके दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे में इस प्रकार नाइट्रोजन है वो चलती रहती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा मैंने तो यहाँ रफली बनाया, आप जब बुक्स में बनाओ तो गोल गोल आसानी से बना लेना। शब्दावली ये सारी सेम रहेगी, तीर का निशान है वो पता होना चाहिए, और बाकी आप जनरली इसको फेर बना लेना। और इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र, जिसका हमने पहले ही उल्लेख कर दिया है। अब नाइट्रोजन चक्र की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो इसमें एक तो नाइट्रोजन स्त्रीकरण का कार्य हो रहा है, यानी ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके उसके नाइट्रोजन यौगिकों में बदलते हैं। कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविटी होती है, जैसे बिजली का चमकना, तो उस समय भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में क्रिया करके नाइट्रोजन यौगिक या नाइट्रोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे स्त्रीकरण। उसके अलावा है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब होता है कुछ नाइट्रोजन या मृत पौधे जीवों के अपघटन से, यानी जब मृत पौधे हैं या मृत जीव है वो जब मरते हैं और जमीन में गाड़ दी जाते हैं, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उनका अपघटन करते हैं। ठीक है, अपघटन का मतलब सड़ा गला करके खा करके किण्वन क्रिया द्वारा बचाते हैं। बचाने के फलस्वरूप क्या करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो अमोनिया का निर्माण करना यानी अपघटकों द्वारा नाइट्रोजन से अमोनिया का निर्माण करने की जो घटना है उसको हम क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, यानी अमोनिया के बनने की जो घटना है अपघटकों के द्वारा या जीवाणु द्वारा, उस घटना को कहते हैं हम अमोनिफिकेशन। ठीक है, फिर विनाइट्रीकरण हमने देखा कि कुछ जीवाणु नाइट्रेट गैस है, उस नाइट्रोजन गैस है, उस गैस को नाइट्रोजन यौगिक है उनको पुनः गैस में बदलने का काम करते हैं। इस घटना को हम विनाइट्रीकरण कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अवशोषण है। अवशोषण आपने देखा होगा, पेड़ पौधे जितने भी है वो जमीन में से खनिज लवण अवशोषित करते हैं। उस समय जो नाइट्रोजन की यौगिक है, नाइट्रोजन अंश यौगिक के रूप में जमीन में पाई जाती है, उसका जड़ के माध्यम से अवशोषण करते हैं। इस घटना को हम अवशोषण कहते हैं। तो आज का जो नाइट्रोजन का टॉपिक था ये आपका पूरा हो गया। इसके साथ में आपका जो दूसरा अध्याय था सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, ये
दूसरा टॉपिक आपका आज यहाँ पूरा होता है। और अब इसमें से क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है नहीं, आप करके आना, नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं आपको करवाऊंगा। पहला दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सूक्ष्म जीव को खालिस्तान की सहायता से देखा जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी की, सूक्ष्म जीव का मतलब है ऐसे जीव जिनको नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते, तो कैसे देखेंगे, माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। तो पहले में आएगा सूक्ष्मदर्शी। फिर नीले हरे शैवाल वायु से खालिस्तान का स्त्रीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। हमने देखा होगा बाजरी के जब खेत बुआई करते हैं तो बाजरी लगभग पीले रंग की होती है, ठीक है, उगते समय, और धीरे धीरे हम यूरिया डालते हैं तो बाजरी है वो गहरी हरे रंग की हो जाती है। कारण ये है कि उसमें नाइट्रोजन की कमी थी, और नाइट्रोजन की पूर्ति होते ही वो वापस हरी भरी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये नील हरे शैवाल है, किसका स्त्रीकरण करते हैं, तो नाइट्रोजन का, ठीक है। तो रिक्त स्थान में आएगा नाइट्रोजन। फिर तीसरा है ग में एल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक जीवाणु की सहायता से किया जाता है। एल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक जीवाणु से किया जाता है। फिर हेजा है, खालिस्तान के द्वारा होता है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से। और यीस्ट का उपयोग निम्न उत्पादन में होता है। यीस्ट का उपयोग होता है वो होता है चीनी उद्योग में, ठीक है ना। एल्कोहल में चीनी, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन। तो यीस्ट का उपयोग है प्रिय विद्यार्थियों एल्कोहल के निर्माण में होता है, ठीक है ना। हाँ, और इसमें से सही का चिन्ह लगाना था। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है प्रतिजैविक। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल और यीस्ट। स्ट्रेप्टोमाइसिन है क्या है, प्रतिजन है, क्या है, प्रतिजैविक है, ठीक है ना। हाँ, एंटीबायोटिक है। और मलेरिया परजीवी का भाग कौन सा है, मादा एनोफिलिस मच्छर। संचरण रोगों का सबसे मुख्य घटक क्या है, घरेलू मक्खी। और ब्रेड तथा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण इसमें फूल जाती है, जिसकी वजह से ब्रेड में वो रंध्र या छेद बन जाते हैं, ठीक है। एल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक जीवाणु की सहायता से होता है, ये है यीस्ट। और उसके बाद में ये होगा चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम है उसका नाम क्या है, उसका नाम है किण्वन क्रिया। ना तो मॉडलिंग है, ना नाइट्रोजन स्त्रीकरण है, ना संक्रमण है, क्या है, किण्वन क्रिया है। तो तीसरा है, दूसरे का जो च है इसका क्या है, तीसरा। और फिर है कॉलम 1 को कॉलम 2 से उनके कार्य के हिसाब से मिलान कीजिए, ठीक है। राइजोबियम जीवाणु देखा है, और उनके कार्य के हिसाब से मिलाना है। अब जो लैक्टोबैसिलस है ये क्या करता है, दही का जमना लैक्टोबैसिलस से होता है, यानी ग है उसका 2 नंबर हो जाएगा। और राइजोबियम है, राइजोबियम क्या करता है, ये नाइट्रोजन स्त्रीकरण का काम करता है, तो ख का पहला हो जाएगा 1 नंबर। और यीस्ट है, ये क्या करता है, ब्रेड के बेकिंग में होता है, तो यीस्ट का तीसरा, घ का तीसरा हो जाएगा। और एक प्रोटोजोआ है, मलेरिया का कारक क्या है, प्रोटोजोआ है एक, ठीक है ना। हाँ, प्लाज्मोडियम। और एक विषाणु है, एड्स का जो कारक है वो क्या है, एक विषाणु है। और जीवाणु क्या है, जीवाणु प्रिय विद्यार्थी क्या करता है, हेजे का जो कारक है वो एक क्या है, जीवाणु है, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हैं, आप में ट्यूशन में आसानी से आप कर सकते हो। यदि आप चैप्टर को पढ़ा, कहीं भी दिक्कत आए तो आप बैच में जाकर के क्लासों को आसानी से दोबारा देख सकते हैं। जैसे जैसे क्लासेस देखोगे तो सारी चीजें आपको बता रखी है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन ज्यादा इसमें टफ है नहीं। फिर भी कोई टफ लगे तो मुझे कमेंट में बताएं, हम आसानी से इसको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो पार्ट है हमारा वो संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक है। अगली क्लास में हम जब भी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, ठीक है। उससे पहले वीडियो को कभी भी स्किप ना करें, या शुरू से लेकर अंत तक कंटिन्यू देखें।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और भी आपके भाई बहन वहां तक पहुंचाएं। और फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर एक सूचना आपको समय पर मिलती रहे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आप जुड़ करके इस निःशुल्क शिक्षण प्रणाली का भरपूर फायदा उठाएं और अपने सपनों को साकार करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।